तो देखो चैप्टर 15 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। तो देखो कंपनी को डिपॉजिट्स लेने पे कुछ रूल है। कंपनी पब्लिक से या तो शेयर बेच के पैसा ले या डिवेंचर इशू करके पैसा ले, वो ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट लेना चाहता है जैसे बैंक लेते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल है, हर कंपनी को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें बोला था सेक्शन 231 एंड डिफाइन द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड्स। डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with RBI। जिनको RBI अलाउ कर रखा है, मतलब बैंक्स वगैरह को, उनको छोड़ के बाकी सब कंपनीज के लिए कोई भी नेचर का वो लोन ले या डिपॉजिट के नाम पे पैसा ले, ये सब डिपॉजिट माना जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा सेक्शन रूल 2014 क्या बोलता है? डिपॉजिट इंक्लूडिंग एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी फॉर्म बाय ए कंपनी। लेकिन क्या क्या चीज को डिपॉजिट नहीं माना, मतलब क्या क्या चीज डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा ले, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तुमको कोई पैसा मिले, सॉरी, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे बिहार पे कोई गारंटी दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला हुआ डिपॉजिट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई लोकल अथॉरिटी, मतलब म्यूनसिपैलिटी वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह, कंटेनमेंट बोर्ड वगैरह, ये तुमको कोई पैसा दे रहा है, वो भी इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। तुमको फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक या कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन देश का है या फॉरेन गवर्नमेंट के ओन्ड में है, वहां से कोई पैसा मिले। तुमको लोन मिले फ्रॉम बैंक, वो इस डिपॉजिट में नहीं आता। अरे बैंक से लोन लेना तो कंपनी को अलाउड ही है ना बेटा। तो अब तक क्या देख रहे हैं? सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है या इंडियन बैंकों से पैसा मिल रहा है, वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आ रहा। सर बैंक के अलावा कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, सर वो भी नहीं आएगा डेफिनेशन में, है ना। एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी, वो भी नहीं आएगा। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा दे, वो भी पब्लिक डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। Any amount received toward any offer of securities, if the security cannot be allotted and said amount has not been refunded within 60 days, it would be amount to deposit। कोई अगर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में तुम पैसा लियो, तुम बोले हम तुमको शेयर या डिवेंचर या क्या बोलते हैं, शेयर या डिवेंचर हम तुमको दे देंगे बाद में, अभी पैसा दे जाओ। मेरा बात समझे? तुमको बाद में हम सिक्योरिटी ऑफर करेंगे, बट अभी पैसा दे जाओ। तो अगर तुम 60 डेज के अंदर अंदर वो शेयर या सिक्योरिटीज दे देते हो, तब तो वो डिपॉजिट नहीं है, वरना फिर वो डिपॉजिट मान लिया जाए। कंपनी को कोई डायरेक्टर से पैसा मिले, डिवेंचर इशू करके पैसा मिले, वो सब सिक्योरिटी पब्लिक डिपॉजिट नहीं माना है। एम्प्लॉय से किसी नेचर का कोई पैसा मिले, लेकिन अगर उस पर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट दे रहे हो, तब फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को कोई ब्याज नहीं दे रहे हो जी सर, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। एक मिनट रुको। तो इनको डिपॉजिट मान लिया जाएगा अगर तुम अपने एम्प्लॉय से ब्याज ले रहे हो। तुम अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो और तुमको कोई डोनेशन मिला जिसपे तुमको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर वो डिपॉजिट नहीं है। अगर तुमको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई डेटर या क्रेडिटर से पैसा मिले, वो डिपॉजिट नहीं है। कोई एग्रीमेंट करके या कोई अरेंजमेंट करके तुम कहीं से कोई एडवांस लिए हो, वो डिपॉजिट नहीं है।
हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो किसी से, वो डिपॉजिट नहीं है। होता है ना कोई, अगर तुम्हारे जैसे तुम कोई कोर्स करने जाते हो कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है तुमसे, तो वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कोई एडवांस मिला है तुमको, वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में आएगा। कंपनी के प्रमोटर से कोई पैसा मिला है, या तुम कोई निधि कंपनी हो और पैसा डिपॉजिट लेते हो, वो सब डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो सर ये सब चीजों को 2 बार केवल रीड करना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बोलेगा केस देके कि इस टाइप का पैसा मिला, बताओ ये डिपॉजिट में आएगा कि नहीं। आइटम वाइज अगर पूछ ले तो 4-5 ही आइटम लिखने बोल सकता है कभी कि 4-5 आइटम लिखो, सब नहीं लिखने बोल सकते। ठीक है सर। डिपॉजिटर कौन हुआ? सर जब वो डिपॉजिट देगा वो डिपॉजिटर हुआ। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड द डिपॉजिट, मतलब जो आदमी वो डिपॉजिट दे रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन, तो कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन जो कंपनी को कोई पैसा डिपॉजिट के नाम पे दिया है या लोन के नाम पे दिया है, वो डिपॉजिटर कहलाएगा। अब आता है असली बात। सर अब तक का बात ठीक है, समझ में आ रहा था, लेकिन उतना रटने का नहीं था, बट अब याद करने लायक बात आएगा। कौन कंपनी एलिजिबल है ये डिपॉजिट लेने के लिए? सब एलिजिबल नहीं है। जिनका नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ है एंड टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, वो लोग प्रायर कंसेंट लिए हैं कंपनी के शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में, वो भी एसआर पास करके, मतलब पहले अप्रूवल लिया बाद में ये डिपॉजिट लेने गए। एंड नंबर 3 कंडीशन, जो रिजोल्यूशन पास किया वो आरओसी को उसका कॉपी जमा दे दी। पब्लिक से पैसा लेने के पहले, पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट करने के पहले आरओसी से अप्रूवल मिल गया। तो आरओसी से अप्रूवल, सर कंपनी के शेयर होल्डर से एसआर, और टर्नओवर और नेटवर्थ का कंडीशन, ये तीनों जो फुलफिल करेगा वही डिपॉजिट ले सकता है। सर इन डिपॉजिट से करते क्या, मतलब उन लोगों को बैंक की तरह इंटरेस्ट देते हैं? हाँ एग्जैक्टली, पब्लिक को आप बैंक की तरह ब्याज दे रहे हो। ठीक है जी सर। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, किस कंपनी को प्रोहिबिटेड है एकदम, ये ले ही नहीं सकता पब्लिक से डिपॉजिट। तो सेक्शन 70 प्रोवाइड दैट on and after the commencement of this act, no company shall invite, accept or renew deposit under from public except in the manner provided in chapter 5. ऊपर वाला कंडीशन जो लोग फुलफिल नहीं कर रहा वो लोग नहीं ले सकते। ठीक है, नेटवर्थ वाला कंडीशन या फिर एसआर पास करने वाला कंडीशन या फिर आरओसी से अप्रूवल वाला कंडीशन इनविटेशन के पहले। ठीक है, ये एक्ट किन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? सर बैंकिंग कंपनी या कोई एनबीएफसी कंपनी है, इनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, या फिर कोई अदर कंपनी जिसको आरबीआई अलाउ किया। ऊपर भी बोला था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके जिनको अलाउ किया उनको छोड़ के। लेकिन सर बैंक और एनबीएफसी को तो कभी हो भी नहीं सकता रिस्ट्रिक्शन। अरे बैंक और एनबीएफसी का तो काम ही यही है ना, उनका तो काम ही है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो डिपॉजिट नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का कुछ और रूल, सेक्शन 73 प्रोवाइड दैट अ कंपनी सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ एसआर इन जनरल मीटिंग टू सच रूल्स में बी प्रिस्क्राइब्ड consultation with RBI accept deposit from the member of such terms and condition including the provision of security if any or for repayment of such deposit with interest as may be agreed upon between the company and its member। तो वही बात ज्ञान बोल के बोला कि कंपनी एसआर पास किया है और आरबीआई से उसको अप्रूवल है, तभी वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकता है। ठीक है, हाँ अब कुछ और कंडीशन जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा वो क्या है? सर नंबर 1, उसको एक अपने मेंबर को पहले सर्कुलर देना पड़ेगा कि आइए और एक ऐसा डिसीजन पास करना है, एसआर पास करना है मेरे को, तो आप लोग मीटिंग में आइए। ठीक है,
तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन तुमको अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग तुमको लेना पड़ेगा, क्या तुम उधार लेने लायक हो। इंडिया में बहुत सारे एजेंसी है, एरॉन, फिच, इकरा, ऐसा और भी है, जो लोगों का काम है जो तुमको रेटिंग देते हैं कि तुम क्रेडिट वर्दी हो कि नहीं। तो अगर तुमको रेटिंग नहीं मिला है तो तुम नहीं ले सकते, और अगर लेना है लोन तो पहले वो रेटिंग लो, ठीक है। तुमको शेयर होल्डर को ये सब बातें बतानी है सर्कुलर में कि तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन है तो डिपॉजिट लेने का, तुमको क्रेडिट रेटिंग मिला है तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितना होने वाला है, ऑलरेडी कितना है और कितना होगा। अच्छा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, तो कितना रुपया डिपॉजिटर से तुम्हारा चुकाना बाकी रहेगा टोटल, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर होल्डर के जानने लायक, तो तुम पहले शेयर होल्डर को सर्कुलर दो, उनको मीटिंग में बुलाओ, उनसे एसआर पास करो, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर का कॉपी है वो आरओसी को भी जमा करो विद इन 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ सर्कुलर, मतलब दोनों का अप्रूवल मिलना चाहिए, इधर आरओसी का भी इधर शेयर होल्डर का भी। डिपॉजिट ऑन और बिफोर द 13th day of April each year, such sum shall not be lesser than 20% of the amount of deposit maturity during the following financial year। उस साल अप्रैल में बोला जा रहा है, अप्रैल में तुम्हारा ईयर एंड 31 मार्च को आएगा। हाँ सर। जितना रुपया तुमको ऑलरेडी रिपे करना है उसका 20% से ज्यादा तुम पूरे साल में और लोन नहीं ले सकते, मतलब उस साल जितना चुकाना है उसका 20% से ज्यादा तुम और पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। सॉरी, ये गलती हो गई, तुम जितना डिपॉजिट लेने वाले हो, सॉरी, पूरा उल्टा बात बोल, तुम जितना डिपॉजिट लेने वाले हो ले लिए डिपॉजिट, अब साल में चुकाना है ना पैसा, तो 31 मार्च के दिन जितना चुकाना है उसका 20% का तुमको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा 13 अप्रैल के, उसी साल के 13 अप्रैल के अंदर। मान लो हमको 31 मार्च 2023 के दिन 50 लाख रुपया चुकाना है, क्योंकि डिपॉजिट लिया हुआ था और मैच्योरिटी डेट आ गया, तो 50 लाख का 20% कितना होगा, 10 लाख। हमको 10 लाख का रिजर्व बनाना पड़ेगा 13 अप्रैल 2022 के दिन, ठीक है। 30th डे बोला है, 30 अप्रैल, ठीक है जी सर। हाँ, अब आता है मेन चीज, सर कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट में अगर डिफॉल्टर है तो फिर पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले पाए। कोई भी टाइप का पेमेंट मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर डिवेंचर या प्रेफरेंशियल के रिडेम्पशन का डेट आ गया, रिडीम नहीं कर रहे हो तुम, और अगर ये डिफॉल्ट हुए 5 साल से कम टाइम बीता है अभी तक, तो 5 साल तक वेट करो, जिस दिन डिफॉल्ट किया वहां से 5 साल तक पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले पाओगे, ठीक है। क्या बोला, एक्सेप्टेंस डिफॉल्ट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनी। ये ऊपर वही बात बोला, नेटवर्थ और टर्नओवर का लिमिट जो लोग क्रॉस कर रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, सॉरी, वो लोग नहीं ले पाएगा अनलेस एंड अनटिल अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन मिला है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो वो लोग भी ले सकते, ठीक है। हाँ, जैसे ही ये डिपॉजिट लोगे 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट कर दोगे। चार्ज क्रिएट मतलब कुछ चीज गिरवी रख दोगे, ठीक है। अपने बिजनेस से, हाँ, बिजनेस से कुछ भी चीज को चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। जिस डेट के दिन तुम अगर रिफंड का बात की हो उस दिन रिफंड हो जाना चाहिए, उस दिन के अंदर अंदर। अगर फेल करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट केस चलेगा और कंपनी का जो भी डायरेक्टर वगैरह वो सब पर्सनली लायबल हो जाए, और ट्राइब्यूनल जो डिसीजन ले सकता है वो ले, ठीक है। फाइन पेनल्टी लगा सकता है विच इज नॉट लेस देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। सोचो कितना लंबा भयानक फाइन है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का फाइन पेनल्टी लग सकता है तो तुम्हारे ऊपर, अगर तुम लोन या डिपॉजिट टाइमली रिपे नहीं करो तो। सर ये कंपनी के ऊपर लगेगा कि ये कंपनी के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर बोला है 7 ईयर्स तक का जेल और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन इफ कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट, ठीक है।
और अगर कंपनी फ्रॉड, बाद में पता चला ये फेल हुआ, इसमें कंपनी फ्रॉड कर रहा था, ठीक है ना, तो कंपनी के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, मतलब फिर ये तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी वाला टैग हट जाए अगर फ्रॉड गिरी पकड़ा गया इसमें कुछ। इसके अलावा ये पनिशमेंट वाला पार्ट इतना काम का नहीं है, ऊपर पढ़ चुके, सेम रिपीट किया है तो दोबारा वही रिपीट हुआ है। एक टॉपिक है छोटा सा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR, पता है क्या होता है? देखो क्या होता है ना बेटा, इंडियन कंपनी फॉरेन पब्लिक को शेयर नहीं दे सकता अपनी कंपनी का डायरेक्ट, मतलब रिलायंस लिमिटेड अमेरिका की पब्लिक को या और कोई दुनिया की पब्लिक को डायरेक्ट शेयर नहीं दे सकता। वहां का पब्लिक क्या करता है, अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू इंडियन बैंक को पैसा देता है, इंडियन बैंक रिलायंस को पैसा देगा, रिलायंस एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको बोलते हैं GDR, अगर अमेरिका में दे रहा है तो उसको बोलते हैं ADR, और अमेरिका छोड़ के कोई और देश में दे रहा है उसको बोलते हैं GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो GDR उस पब्लिक को दिया जाएगा और वो अपने देश के शेयर मार्केट में, अगर अमेरिका है तो नेस्डैक, उसका शेयर मार्केट का नाम है, नेस्डैक में वो GDR ट्रेड कर सकता है। तो इंडियन कंपनी अगर फॉरेन पब्लिक को अपनी कंपनी का शेयर देना चाहता है तो वो लोग GDR के थ्रू या ADR के थ्रू उनको शेयर ये ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ बोला सेक्शन 41 प्रोवाइड दैट इशू ऑफ GDR a company may issue depository receipt in foreign currency for the purpose special resolution to be passed in general meeting। आपको अपने देश में पहले SR पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग वो पास कर लो, आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के नाम का वो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको इशू करना पड़ेगा, उस स्कीम के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट बनवा लो और वो डॉक्यूमेंट अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू वहां पे पब्लिक को दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बात बोला, इसके लिए आपको फेमा का रूल फॉलो करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसमें काम का बात और खाली नहीं है, पहले कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाएगा, वो लोग अपना रेजोल्यूशन पास करेगा, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगा, जहाँ SR पास करेगा, एक बैंक अपॉइंट करेगा जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होगा, आपका शेयर्स उस बैंक के पास डिपॉजिट में पड़ा रहेगा और वो बैंक आपका जो GDR वो जो भी रिसिप्ट है वो उस पब्लिक को वहां ट्रांसफर कर दे, ठीक है। इन सब के लिए कंपनी को RBI का भी अप्रूवल लगेगा, ऑब्वियस बात है सर, डॉलर पाउंड में बात हो रहा है, RBI तो आएगा। कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि सारा नियम फॉलो हुआ है कि नहीं वो लोग चेक कर सके, तभी GDR इशू करना अलाउड हो, ठीक है। द कंप्लायंस रिपोर्ट, जब ये हो जाएगा पूरा काम तो इसका एक रिपोर्ट बनेगा कोई प्रोफेशनल के थ्रू, इन्हीं ऊपर में जो मेंशन है उनके थ्रू, वो लोग तुमको तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रिपोर्ट बना के देंगे कि कंपनी सारा नियम फॉलो किया है कि नहीं किया है ये GDR इशू करने का, ठीक है। और ये जो कमेटी है ना, तुम्हारा एक कमेटी भी बनेगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इन सब बातों पे नजर रखिए, उतना कोई काम का बात नहीं है, ठीक है। ये पार्ट पढ़ने का नहीं है, छोड़ो। हाँ, ये जो GDR वाले होंगे ना, इनको वोटिंग राइट नहीं होगा, वो लोग कंपनी का मेंबर बन रहे हैं। अच्छा, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिटेड टू द अंडरलाइंग शेयर, मतलब GDR अगर वो होल्ड कर रहा है, GDR या ADR, तो उसको वोट करने का राइट नहीं होगा। लेकिन अगर कभी वो बाद में GDR ADR शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, देन वो लोग को वोटिंग राइट होगा, मतलब GDR होल्डर ADR होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कंपनी 1/4/2014 के पहले कोई डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया था, उसके बाद तो नया कंपनीज एक्ट आ गया, तो जो भी नया कंपनीज एक्ट का रूल में बदलाव आया है उसको 6 मंथ के अंदर उनको अप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना कंपनीज एक्ट में हो सकता है कुछ और रूल था, अब नया रूल जो है
उस हिसाब से तुमको अपने आप को चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट। ये कुछ काम का बात नहीं है, हो गया। अब आता है चैप्टर 10 चार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। चार्ज क्या होता है? सर कुछ गिरवी रखना, कंपनी कुछ लिएन क्रिएट कर रहा है, ये वर्ड है उसके लिए, अपने प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर। ठीक है, जो कंपनी को लोन दिया उसके इंटरेस्ट में, मतलब उसके फेवर में कंपनी अपने एसेट को या कोई प्रॉपर्टी को लिएन क्रिएट करता है, मतलब उसका भी ओनरशिप क्रिएट कर रहा है एक तरीके से। कंपनी ओनर रहेगा लेकिन उसका भी एक टाइप का ओनरशिप बनता है, उसको डीम्ड ओनर बनेगा। मतलब जिसको गिरवी दे रहा है, हाँ, वो भी डीम्ड ओनर बनेगा। तो इसको चार्ज भी बोलते हैं, मॉर्गेज भी बोलते हैं। 3 वर्ड है बेटा, चार्ज, इसी का 2 ब्रेकअप बन जाता है, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। सर दोनों में क्या फर्क है? देखो, जब कंपनी मॉर्गेज रखता है ना, मतलब वो एसेट ही उसके पास चला जाएगा जिससे लोन लिए, और जब तक लोन नहीं चुकाएगा एसेट उसी के पास रहेगा। लेकिन हाइपोथिकेशन में कंपनी एसेट कंपनी के पास ही है। अरे सर एसेट ही गिरवी रख देगा तो काम कैसे करेगा, है ना? तो आप एसेट आप ही के पास है, बट डीम्ड ओनर वो भी बन जाएगा। कल को अगर आप उसका लोन ना चुका पाओ तो वो आपके एसेट के ऊपर उसका राइट बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हाइपोथिकेशन। तो सर ये जो चार्ज या गिरवी रखेंगे आप अपने आप में कर लेंगे कि आरओसी वगैरह को बताएंगे? बिल्कुल, वही तो ये चैप्टर है। ये जो आप चार्ज रखे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और इसी पे पूरा रूल आएगा। वंस द चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड, तो कंपनी का ये ड्यूटी बनता है कि वो आरओसी को इसका इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, चार्ज विद इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। मतलब इंडिया में वो एसेट है या बाहर का एसेट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। ठीक है, the company is to register the particular of the charge signed by the company and the time limit for registration is 30 days। जब यह गिरवी रखेगा कंपनी तो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा और वहां रजिस्ट्रेशन करवा लेगा कि ये वाला एसेट इस पर्टिकुलर लोन के लिए गिरवी है। उस पर कंपनी साइन करेगा और 30 डेज के अंदर अंदर जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहां से आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यानी कोई कंपनी कुछ भी गिरवी रख रहा है, देखो लिखा है अगर कोई कंपनी गिरवी रख रही है कुछ तो उसी को क्रिएशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ये चार्ज किस फॉर्म में क्रिएट होगा? फॉर्म CHG1। अगर तुम डिवेंचर ये शेयर्स के लिए अगर तुम शेयर्स गिरवी रख रहे हो तो CHG1, और अगर डिवेंचर के लिए ये कोई एसेट गिरवी रख रहे हो तो CHG9। ठीक है, अगर तुम लेट हो गए, तुम 30 डेज में आरओसी को खबर नहीं कर पाए तो तुमको और 30 डेज मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम तुमको 120 ही दिन मिल सकते हैं टोटल मिला के। मतलब पहला वाला 30 तो उसके बाद और 90 मिल पाएगा। ठीक है, टोटल 120। हाँ, टोटल 120 क्रॉस नहीं हो सकता, उससे अंदर अंदर तो बताना ही पड़ेगा एप्लीकेबल फीस के साथ। द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले शैल बी मेड। अच्छा, अगर तुम लेट हो तो भी CHG1 ही फॉर्म भरना है, मतलब चार्ज क्रिएशन का फॉर्म भी CHG1 है, और अगर लेट हो जाओ तो उसका बताने का भी फॉर्म CHG1 ही है। उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर का साइन होता है। सर नहीं बता पाए, 120 डेज भी क्रॉस हो गया। अब सर मैक्सिमम 300 दिन तक जा सकते हैं विद एडिशनल फीस एंड फाइन। अगर 300 दिन में भी नहीं किए तो फिर नहीं हो
पाएगा। नहीं हो पाएगा। फिर जो है ना, कंपनी फिर भी एक्सटेंशन मांग सकता है, लेकिन फिर उसमें बहुत झमेला है। ठीक है। अब आता है सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा CHG-2 में। तुम जैसे ही चार्ज क्रिएट करोगे, तुमको ROC क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें लिखा रहेगा तुम्हारा कौन सा एसेट किस अमाउंट के लिए गिरवी है। ठीक है। कंक्लूसिव एविडेंस, ये जो सर्टिफिकेट होगा ना, यही कंक्लूसिव एविडेंस होगा। इसके अलावा और कोई एविडेंस जरूरत नहीं है कि गिरवी रखा नहीं रखा। बाद में कंपनी डिबेट नहीं कर सकता हम तो गिरवी नहीं रखे थे। तो ये सर्टिफिकेट मिला मतलब तुम्हारा एसेट गिरवी है। सर हम बाद में चार्ज को चेंज करना चाहे, मॉडिफिकेशन करना चाहे, हो सकता है ना, दूसरा कोई एसेट गिरवी रखना चाहता है, लोन का डेट बढ़वा रहा है, इंटरेस्ट का रेट कम करवा रहा है या बढ़ा रहा है, तो सर आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इसका भी तुमको ROC को खबर करना पड़ेगा CHG-3 में। बस इतना ही काम होगा। जब मॉडिफाई करोगे CHG-3 भर के ROC को इन्फॉर्म करो। अगर कंपनी रजिस्टर करे नहीं तो क्या होगा? अगर कंपनी, हाँ तो मॉर्गेज नहीं रख पाएगा मतलब। अरे वाह, तब तो जो लोन लिया बेचारा वो क्या गलती किया? तो वो देख के ही तो लोन देगा ना। नहीं बेटा, लोन लेने के बाद कंपनी ऐसे गिरवी रखता है उसको। देखो कंपनी तुमसे लोन लिया, तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करके तुमको बोल दिया ये एसेट तुम्हारे पास गिरवी रख रहे, लेकिन ये बात ROC को खबर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चार्ज का, तो एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। तुमको खाली एग्रीमेंट में बोल देने से चार्ज क्रिएट नहीं होता। बिना ROC के सर्टिफिकेशन के वो चार्ज नहीं माना जाएगा। तब तो बेचारा लोन प्रोवाइडर फंस जाएगा ना। तो भैया जी उसको मौका मिलेगा, अगर कंपनी नहीं कर रहा है तो वो जाके ROC में रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको, ताकि कल को अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है या कुछ भी हो तो उसका पैसा सिक्योरिटी में तो रहे। तो फिर यहाँ बोला कि अगर कंपनी फेल करता है तो जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है वो जाके ROC में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है। ROC कंपनी को नोटिस देगा 300 डेज के बाद। हाँ नहीं, 300 डेज बाद क्यों? मेन देखो 120 डेज क्रॉस हो गया ना, उसके बाद तुम अगर उसको लग रहा है कि कंपनी नौटंकी कर रहा है तो क्या 300 डेज तक वेट करेगा बेटा? तब तक तो उसका पैसा डूबने का खतरा भी तो आ सकता है। तो सर वो तुरंत चला जाएगा, उसका इच्छा है। ठीक है। ROC कंपनी को 14 दिन का एक नोटिस देगा, देखो भैया एक आदमी आया है, वो बोल रहा है ये वाला एसेट हमको चार्ज में गिरवी रखना, तुम्हारे पास है, तुम डिनाई करना चाहते हो। अगर कंपनी 14 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो ROC खुद से उसको रजिस्टर कर ले। ठीक है। वो इस नोटिस में लिखेगा कि तुम एक सफिशिएंट कॉज दो कि तुम क्यों नहीं चार्ज क्रिएट किया। अब तुम बोलो इस एसेट पे चार्ज नहीं था, ये झूठ है, तो ठीक है तुम साबित करो ये झूठ है। ठीक है। द चार्ज होल्डर हु रजिस्टर द चार्ज इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ एनी फीस। हाँ ये सर वो भी रजिस्टर करने जाएगा तो उसको भी फीस देना पड़ेगा, जिसके लिए हम एसेट गिरवी रखा है। हाँ तो सर वो प्रेस्क्राइब फीस वो कंपनी से वसूल कर सकते हैं। अब आता है सर वो डेट जिस दिन आप रिपेमेंट कर दोगे लोन का, तब क्या होगा? चार्ज सेटिस्फाई अगर हो गया है तो ROC को इन्फॉर्म करो CHG-4 में कि मेरा चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। इसका भी पीरियड मैक्सिमम 300 दिन है। जिस दिन चार्ज सेटिस्फाई हुआ वहां से ये कंपनी भी कर सकता है, चार्ज होल्डर भी कर सकता है। मतलब ROC को खबर होना चाहिए ना ये एसेट पे अब गिरवी हट जाएगा, क्योंकि ROC क्या करेगा अपने वेबसाइट पे एक रजिस्टर बनाता है जहां वो ये लिखता है कि कंपनी का कौन सा एसेट किस लोन के अगेंस्ट में किसके पास गिरवी है। कंपनी वहां से वो रिस्ट्रिक्शन हटा लेगा। ठीक है। जैसे ही कंपनी खबर करेगा ROC उस चार्ज होल्डर को 30 डेज का टाइम देगा। भैया अगर मान लो कंपनी झूठ बोल रहा है तो उनकी चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, हम तो लोन चुका दिए, और कंपनी लोन चुकाया नहीं एक्चुअली में, तो हो सकता है ना।
तो सर उसको भी 30 दिन का टाइम मिलेगा कि वो आगे आगे जवाब दे। अगर उसको लग रहा है कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है, झूठ कर रहा है, तो आगे प्रूफ देगा, देखिए हमारा तो लोन रिपेमेंट हुआ ही नहीं, है ना। और ये सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ये CHG 6 में आके वो आके जवाब देगा। कंपनी के पास भी एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है CHG 7 में, जिसमें कंपनी लिख के रखा है हमने कौन सा एसेट कहाँ गिरवी रखा है, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। कोई भी द रजिस्टर ऑफ चार्ज सेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। कंपनी का मेंबर, कंपनी का क्रेडिटर आगे विदाउट एनी फीस दिए वो रजिस्टर चेक कर सकता है कि कंपनी कौन सा एसेट कहाँ गिरवी रख के रखे। लेकिन मेंबर या क्रेडिटर के अलावा कोई आदमी को चेक करना है तो उसको फीस देना पड़ेगा। और अगर कंपनी इस एक्ट का कोई भी रूल तोड़ता है तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का फाइन। और अगर एम्प्लॉइज है उनको, कंपनी का डायरेक्टर या एम्प्लॉइज ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उसको 6 महीने तक का जेल और 25,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन। ये था चार्ज। चैप्टर 17 क्या चीज का बात करता है? कंपनी को बहुत सारा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ऑनलाइन या फिजिकल, वो कंपनी के ऊपर आजकल। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू कीप मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स अलोंग विद द इंडेक्स। और उस रजिस्टर के बिगिनिंग में इंडेक्स भी होना चाहिए पूरा। क्या क्या चीज का रजिस्टर? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर, सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर, अगर कंपनी का कोई फॉरेन मेंबर है या फॉरेन डिबेंचर होल्डर है तो उसका अलग से रजिस्टर। और ये एवरी कंपनी शैल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर तुरंत मेंटेन करना चालू कर देगा। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। इसका हाँ बोलो। सर क्लास ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस जो बोला है, हाँ मतलब क्लास में क्यों डिवाइड किया है? बेटा बहुत बार होता है ना, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, 100 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, 50 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है। तो वो डिटेल वाइज मेंटेन होगा ना कि 10 रुपये वाला कितना, 100 वाला कितना, किसको इशू है, कौन कौन मेंबर है जिनको 10 रुपये वाला शेयर है, उनका नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, बाकी डिटेल। एवरी कंपनी सेल फॉर्म दैट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये मेंटेन करेगा। MGT 1 में इसका फॉर्मेट दिया, मतलब ROC का फॉर्मेट बताया, उसी फॉर्मेट में मेंटेन हो। ठीक है। और अगर कंपनी पुराने एक्ट में रजिस्टर था तो फिर नए एक्ट में जो रजिस्टर के लिए फॉर्मेट बताया गया उसमें तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर दो। ये ज्ञानबाजी था, छोड़ दो। देखो क्या क्या डिटेल होगा, नेम ऑफ द मेंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, पैन नंबर, उसका कंपनी का, अगर कोई कंपनी तुम्हारा शेयर होल्डर है तो उसका सिन नंबर, किस दिन वो मेंबर बना, किस दिन छोड़ा, कितना रुपए का गारंटी, अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी वाला है तो, कोई अदर इंटरेस्ट है क्या उसका कंपनी में। ठीक है। ये सब डिटेल के साथ रजिस्टर मेंटेन होनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, कोई डिवेंचर होल्डर है या लोन प्रोवाइडर है, डिपॉजिटर है, उनका भी MGT 2 में पूरा फॉर्मेट है, वहां से पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लो। इंडेक्स मेंटेन मतलब एक स्टार्टिंग में इंडेक्स होना चाहिए मेंबर के नेम वाइज। डिपॉजिटर का अलग रजिस्टर होना चाहिए, फॉरेन रजिस्टर अलग होना चाहिए कि तुम्हारे फॉरेन में मेंबर कौन है, डिवेंचर होल्डर कौन है, सिक्योरिटी होल्डर कौन है, फॉरेन की बेनिफिशियल ओनर कौन है, इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो MGT 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। अगर एक काम का बात, सर अगर फॉरेन में मेरा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है तो उसका एक कॉपी इंडियन हेड ऑफिस में भी होगा। ठीक है। तुम्हारा रजिस्टर में नॉर्मल रजिस्टर में, फॉरेन रजिस्टर नहीं बोल रहा पहले, नॉर्मल रजिस्टर में कोई भी चेंज होगा वो 7 दिन में तुमको चेंज को एडजस्ट करना है। लेकिन फॉरेन में रजिस्टर है तो विद इन 30 डेज। ठीक है। देखो कॉपी ऑफ एवरी एंट्री, सॉरी 15 डेज में, 7 दिन नहीं 15 दिन। ठीक है। हाँ फॉरेन में सॉरी 15 दिन, तो 30 दिन क्या चीज के लिए था वो तो। अच्छा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो उसका खबर ROC को करना पड़ेगा। ठीक है।
तो वो सब मेंबर ओवर हो गए ना आप। हाँ ये 7 डेज हम फिर 7 डेज पढ़ा था। तो एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेड इन 7 डेज। नॉर्मल में 7 डेज और फॉरेन है तो 15 डेज। 14 days और 15 days। ये रजिस्टर तुम्हारे हेड ऑफिस में होना चाहिए, कोई भी आके चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर 1/10 ऑफ द मेंबर, हाँ ये काम का बात है, तुम्हारे कहाँ पे ये रजिस्टर होना चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा और कोई ब्रांच में रखने का मन है, क्योंकि तुम्हारे वो जो ब्रांच, मान लो तुम्हारा मेन हेड ऑफिस मुंबई में है, अब तुम्हारा एक ब्रांच है कोलकाता में, और तुम्हारे कोलकाता में 1/10 से ज्यादा मेंबर है, तुम्हारे टोटल मेंबर के 1/10 से ज्यादा मेंबर कोलकाता में है, तो फिर वहां भी एक रजिस्टर तुम रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ काम का बात नहीं है। हाँ, यहाँ एक काम का बात है कि सर ये जो रजिस्टर रखोगे ना, इस पे कंपनी सेक्रेटरी का और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो ऑथराइज डायरेक्टर है उनका साइन होना ऑलवेज जरूरी है। ठीक है, ये रजिस्टर को इंस्पेक्शन कोई भी मेंबर, डिवेंचर होल्डर कभी भी आके कर सकता है। तुम उनसे अगर वो लोग जिरोक्स कॉपी मांगे, देखो चेक करने का कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर वो जिरोक्स कॉपी मांगे तो 50 रुपीज, नहीं अगर कोई इंस्पेक्शन करने मांगे तो 50 रुपीज तक लोगे, और अगर कोई जिरोक्स कॉपी मांगे तो 10 रुपीज पर पेज से ज्यादा जिरोक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक काम का बात आएगा यहाँ पे, ये रजिस्टर 8 साल तक मेंटेन रहने चाहिए, मतलब 8 साल पुराना इंफॉर्मेशन तुम डिलीट कर सकते हो या पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ और कोई काम का बात नहीं है। हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अब अगला टॉपिक आएगा एनुअल रिटर्न, बड़ा टॉपिक है, इसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनुअल रिटर्न एक्चुअली में बड़ा टॉपिक है, तो शायद खुद ही में एक क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें एनुअल रिटर्न, मीटिंग, ये सब एक कंबाइंड पार्ट है। ठीक है, हाँ सर। एनुअल रिटर्न, मीटिंग, इसके अलावा यहाँ पे आएगा मीटिंग तो खुद ही में है पूरा, एनुअल रिटर्न और मीटिंग कंबाइंड पार्ट है। इसके बाद आएगा डायरेक्टर्स, ये फिर अलग आ जाएगा। ठीक है।